हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज ये है आपका यूपी पुलिस का सेट नंबर 2, जहां पे हम लोग एक प्रीवियस ईयर सेट को करने वाले हैं। जहां पे मैं क्वेश्चन को देखा तो लगभग यूपीएसआई से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इस सेट में दिए गए हैं। तो सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, कैसे आप जो क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। देखिए, सारा गेम आपका टाइम का ही होने वाला है। एग्जाम जो होने वाला है इस बार यूपीपी का, सब कुछ टाइम के गेम पे ही डिपेंड करता है। आपको मैथ्स आता है इससे मायने नहीं रखता है। आप बेसिक तरीके से बना लेते हैं, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन के हिस्से में पीछे रह जाएंगे। आप कितना स्पीड से क्वेश्चन बनाते हैं, कितने तरीके से आपको पता है कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए, वो सारा कुछ मैं इस बैच के अंदर, इस सेट के अंदर सारा कुछ डिस्कस करूंगा। यानी कि इसमें बहुत सारे सेट आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, लेकिन जो आपका पूरा की पूरी क्लासेस होंगी वो आपको बैच के अंदर भी दिखाई देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। इसके लिए कुछ लोग फार्मूले का यूज़ भी करते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे बेसिक तरीके ही बताएं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को कहना है कि कुछ बेसिक अप्रोच ही बताइए साथ में। आप जो भी अप्रोच बताते हैं उसके अलावा तो एक चीज़ समझिए पहले, तो एग्जाम वाला तरीका कि अगर हमारे पास रेट गिवन होता है, रेट अगर रेट मान लीजिए हमारे पास 1/x दिया होता है, तो सीआई जो 2 साल का होता है ना, ये होता है 2x+1, और प्रिंसिपल जो होता है वो x² होता है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला है। लेकिन अब सब लोग ऐसे तो पढ़े नहीं होंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अब रेट हमारा दिया था ये 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ से हमने देखा कि सीआई जो 2 साल का है, इसके हिसाब से इस 20 में 2 से गुणा करना है, 40, एक जोड़ लेंगे 41, यानी 41 यूनिट होगा। और जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होता है, x² यानी 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 328180, तो ये इसका 8 यानी 80 गुना पे है, तो इसमें भी 80 से गुना कर लेंगे। 80 से गुना कर लेंगे यानी 8 चौक के 32, बाकी 000 लगा लीजिएगा। इतना ही करना था, ये माइंड में भी हो सकता था, कुछ ऐसा खास था नहीं। दूसरा तरीका किसी को लगाना है तो आप सक्सेसिव वाला लगा सकते हैं कि जो 5% और 5% का सक्सेसिव निकालेंगे, ऐसे 5+5, 5 × 5, इतना लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 10.25 होता है, ये आपको आना चाहिए। कैसे, अगर 5 दिखे तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 का डबल 10 और 25 यानी कि 10.25। इसकी वैल्यू भी दिया था 3280, तो आपको 100% भी निकाल लेते यहाँ से सॉल्व करके, तो भी आपको ये मिलता। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, तो ये भी एक तरीका आपका हो सकता है। ठीक है। तीसरा तरीका थोड़ा और बेसिक में अगर जाना चाहते हैं आप, अगर तीसरा और बेसिक में जाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि 5% इज इक्वल टू 1/20। तो 20 से 1 बढ़ेगा तो ये 21 होगा, 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 होगा। 2 साल के लिए बोला था। 400 रहता तो ये 441 हो जाता। ये अमाउंट है, ये जितना बढ़ा है वही हमारा सीआई होता है। इसकी वैल्यू दिया था 32, कितना दिया, 3280। तो ये इसका अगर 80 गुना है तो इसमें भी 80 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे लाइन मेथड लगा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ट्री मेथड बना सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, हर तरीके से जा सकते हैं। तो और ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करते। एक 3 अप्रोच आपके लिए सफिशियंट है। और मेरे हिसाब से देखिए, क्वेश्चन कैसा दिया है, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूनिक माने जाते हैं। डिपेंड करता है कि कब कैसा कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे हम अगर इसको 5 का बोलते हैं कि 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25% की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालनी। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करने में भी कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उतना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग अभी होगा नहीं। अगर होगा तो ठीक है, फिर तो इजी है। लेकिन यहाँ वाले में क्या है कि इस बार वाले में दिखा कि हमारे पास 20 दिया, तो 20 का डबल हमारे माइंड में आ जाएगा 40, 41, 41 की वैल्यू 328 से 8 गुना पे कटती है, 8 बार में कट जाता है। तो 4 का भी डबल 8 गुना पे चल जाएगा, 32 के मल्टीप्लीकेशन में हमारा आंसर दिख जाएगा। बाकी कैलकुलेशन करने के लिए हम डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, इसका भी यूज करके ईजी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सॉल्व भी करना है, पूरी तरीके से कैलकुलेशन ही करना है एग्जाम में। तो बाकी ये जो क्लासेस चल रही है आपकी सेट 1, इससे पहले आपको यूट्यूब पे मिला था, एप्लीकेशन मिला था, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी डाली गई, आपका परसेंटेज वाला भी डाला गया था। ये सारी चीज़ें अगर आप मैथ्स और रीजनिंग दोनों में अगर आप 75 मतलब मिला के स्कोर करना चाहते हैं, 75 आउट ऑफ 75, तो ये 100% गारंटी इस बैच से आपको मिल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी कि आप मैथ्स के क्वेश्चन से पहले तो लगाने के नजरिए से आपका लेवल माइंड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी आप नए तरीके से सोचेंगे, क्वेश्चन को देखने का नजरिया अच्छा होगा, तो आप मेंटली फ्री रहते हैं, आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। और अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपका दिमाग पहले ही थक जाता है। पता चला कि रीजनिंग बनाते बनाते मैथ्स के लिए हमारे पास बचा ही नहीं कि सोचने का नजरिया कि कैसे करें। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है एग्जाम में, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन लगाने, अगर आप बेसिक पहले से पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा ये बैच उन्हीं ही के लिए है जिनको बेसिक चीजें आती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से लेवल की क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी, आपको कोई थ्योरी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जहाँ जरूरत होती है बताए जाते हैं। तो ये चीज कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ तो लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर
ऑफिशियल ऐप पे ये मिलेगा। अभी इसमें कोड भी चल रहा है आपका, इस कोड से आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। अगर इस कूपन कोड को लगाते हैं, यानी कि नवरात्रि तक का एक कूपन हो, यानी 27 तक का कूपन कोड, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए, तो आपको इस पे 25% का ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही कोड में डालना है, यानी कि लगभग 150 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। इसके साथ में इसमें हम ट्रिक वाली क्लास भी अभी देंगे आगे चल के, जैसे आपके एग्जाम से पहले। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये देखिएगा कि 6 छात्रों का औसत भार दिया है, 2 छात्रों का औसत भार दिया है, अगले 2 छात्रों का औसत भार दिया है, सभी छात्रों का औसत भार निकालना है। तो बेसिक देखिए, बेसिक तरीका तो ये बोलता है, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या, 6 छात्रों का दिया हमारे पास है, तो हर तरीके से लगाना सीखे। देखिए मैं आपके बैच में थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ 2 गुणे 53, ये 6 लोगों का वेट है, ये 2 लोगों का है, फिर अगले 2 लोगों का कितना हमारे पास है, 55 है। फिर हम औसत निकालना है, मतलब कितने लोग हैं, 2 2 4 और 6, 10 लोगों से डिवाइड कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको एग्जाम में, पहला चीज तो ये समझना है, कैसा भी कैलकुलेशन आ जाए, अगर ऐसा दिख जाए आपको, तो हमेशा डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का सहारा लेना है। तो चलिए यूनिट डिजिट लगाते हैं। 5 दूना 10, ऊपर में 0 आने वाला है, 3 दूना 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 आने वाला है, यहाँ पे 0 से गुणा होगा, ये भी 0 आने वाला है। नीचे अगर 10 से भाग देंगे तो बहुत होगा, एक अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट में लास्ट में 6 आएगा, और 10 से भाग देंगे तो एक अंकों पे दशमलव लगेगा, यानी 0.6 से हमारा यूनिट डिजिट शुरू होने वाला है। तो ये ऑप्शन हमको दिख गया। एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर बेसिक लगाना चाहते हैं तो बेसिक में ये कैलकुलेशन करने से बेहतर थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोच लीजिए, वो ज़्यादा इजी होगा। और यूनिट डिजिट हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग दिखाई दे तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले वाले में 6 लोग थे, फिर 2 लोग थे और 2 लोग थे, अगर इनका अनुपात बन जाए तो अनुपात बना लीजिए, 3 1 और 1, सब मिला कितने हो गए, 5। इन 3 लोगों का औसत 50 था, इस 1 लोगों का औसत कितना था, 53 था, बाकी का 55 था। हमको टोटल औसत निकालना था। तो जेएसएम मेथड क्या बोलता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसको पहले ले लीजिए आप। इससे ये कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 3 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें, 1 लोग है, 3 गुणे 1 3 ही रहेगा। इस ये कितना ज्यादा, 5, 5 गुणे 1 इसमें 5 ही रहेगा। इन सभी को डिवाइड कर देना है, टोटल कितने लोगों को चाहिए हमको। तो 50 प्लस, देखिए ये 8 में भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 5 5 छक 30, यानी कि 1.6 और जुड़ जाएगा, यानी 51.6, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो या तो बेसिक्स लगा लीजिए या तो जेएसएम लगा लीजिए, दोनों आपके लिए बेहतर हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 39 व्यक्ति जो है 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं, ठीक है। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे कि मतलब यूपी कांस्टेबल 2024 में मैं देखूं तो बाकी जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं ना, उन सबसे लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। मतलब मुश्किल तो नहीं बोल सकते, लॉजिकल मतलब जहां आपको सोचना पड़े थोड़ा सा, वैसे ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब ये बेसिक फार्मूला लगा लीजिए, 39 व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में सुरंग खोद लेते हैं, 30 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में करेंगे। अभी इसमें कुछ है नहीं वैसे तो, आप 0 से 0 काट लीजिएगा, 3 से ये 4 बार में काट लीजिएगा, और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 13 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 38 आ जाएगा। 38, यहाँ 13 था ना, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अच्छा, इतना भी नहीं करना, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना बताऊं, ये तो हो गया मतलब बेसिक, सभी लोग ऐसे लगाते हैं, ये वैसे भी इजी है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको 2 चीज़ें सोचनी है कि इसमें हमको दिख गया कि 39% है, फिर 39, मतलब अगर थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना चाहे तो ठीक है, और होना चाहिए इतना, अगर नहीं सोचेंगे तो आप दूसरे से अलग हो ही नहीं पाएंगे। यहाँ 39% है, यानी इसमें एक प्राइम नंबर छुपा हुआ 13 है, तो जो दूसरा इक्वल करना है इनके बराबर ना, यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, इसमें कोई भी ऐसे जगह पे 13 नहीं दिख रहा है जो इस वाले 13 को काट दे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होगा कि आंसर 13 का मल्टीप्लिकेशन में आने वाला। तो हम सीधा आंसर भी कर सकते थे कि हाँ 13 का मल्टीप्लिकेशन में एक ही ऑप्शन दिया है, तो इससे भी आंसर हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं आप कॉमन तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जिसमें इन दोनों को विभाजित करने में, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि जिससे विभाजित करने पर हमको शेषफल इतना ही प्राप्त, तो जो शेषफल हमको चाहिए होता है ना, उसको पहले इसमें घटा लेते हैं। जैसे इसमें 10, इसमें 6, तो हमने देखा कि यहाँ पे 984 आ गया, और यहाँ पे 1320 ही आएगा ना। हाँ, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है। अब यहाँ देखिए ये सबके लिए ऐसा पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर अलग अलग हमको रिमाइंडर चाहिए तो पहले उनको घटा के हम एक ऐसा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं जिससे विभाजित करेंगे। तो वो हमारे पास यही बोला गया था ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हमका एचसीएफ निकाल लेते हैं। डिवाइड करने पर ये 6 और ये हमारे पास 10, यहाँ पे क्या आना चाहिए,
रिमाइंडर में आना चाहिए। तो ऐसे केस में देखिए एचसीएफ निकालने में समय कैसे बचाएं। एचसीएफ निकालने के लिए नॉर्मली कई तरीके होते हैं। आप इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस को निकाल कर उनके फैक्टर से डिवाइड करने में समय ज्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एचसीएफ तो हमारा आंसर में दिया ही है, बस आपको ढूंढना है कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आधा चीज तो सॉल्व करके हमको मिल ही जाती है, बस हमको सही आंसर की तलाश होती है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके अंदर में लास्ट में 0 है और इसके अंदर में लास्ट में 4 है, मतलब दोनों में 0 वाला कोई चीज कॉमन नहीं है। 0 वाला कॉमन मतलब 5 कॉमन नहीं होगा। 2 तो देखिए कॉमन हो सकता दोनों में, लेकिन 5 कॉमन नहीं हो सकता कभी भी। देखिए इसके अंदर में तो 5 है, इसमें कभी 5 आएगा नहीं आएगा। यानी कि अगर 5 कॉमन नहीं हो सकता तो क्या 35 कभी एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर में 5 है। क्या 15 हो सकता है, क्या 20 हो सकता है? नहीं, एक ही ऑप्शन ही बचा, यही आंसर हो जाएगा। और हमको यहाँ दिख भी रहा है, जैसे कि देखिए 2 तो कॉमन दिख रहा है हमको। इसके अलावा देखिए 3 2 5 1 6, 6 में 3 से कट जाता है। यहाँ पे हमारे पास दिख गया कि ये वाला 9 कट जाएगा, 8 4 12, 3 भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 गुणे 3 यानी 12 कट रहा है। तो 12 तो मिनिमम कॉमन है, उसके अलावा भी 2 भी हो सकता है एक्स्ट्रा, तो भी हमको दिख जाएगा कौन सा मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें तो है नहीं 12 के मल्टीप्लीकेशन में। तो कॉमन सेंस लगाना है, ऐसा नहीं कि इसको घटा उठा के या इसका फैक्टराइज करके आप दूसरे के तरीके जैसे सारे बच्चे लगाते हैं वैसे लगाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आंसर आपके सामने लिखा रहता है, दिखता है। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपका आंसर हर क्वेश्चन का दिखेगा, कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ लॉजिक छुपे रहते हैं। बस आपको उस नजरिए से लगाने एक बार स्टार्ट तो करिए, आपको अपने आप सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। और कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, जैसे 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य और 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर थी। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यानी कि 500 का जो सीपी है वो 300 के एसपी के बराबर। तो इसमें उल्टा हो जाता है, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर, 0 0 कट जाएंगे। कितना बढ़ गया? 2/3। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो कर ही लेंगे आप लोग। फिर से देखिएगा, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। देखिए ऐसे केस में आप बेसिक का यूज करिए, लेकिन आप हमेशा यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए या डिजिटल सम का। जैसे हमने बताया था कि 30 लोगों का औसत हमारे पास कितना दिया? 30 लोगों का हमारे पास 1.2 दिया, तो यही गुणा करने पाएगा सबका योग। पहले 20 लोगों का 1.1 है, अगर पहले 20 लोगों का देखें तो 20 लोगों का 1.1 है, और प्लस हमारे पास 9 लोगों का कितना दिया है? 1 दिया है। तो जो बचा हुआ अंतिम संख्या वही तो निकालना है। टोटल में से अगर ये 20 और 29 लोगों को घटा देंगे तो बचेगा कौन? एक ही संख्या तो बचेगी। अब इसको सॉल्व कर भी सकते हैं और एक बेसिक तरीके से सोचे कि ये जो 0 है ना, इस पॉइंट को हटा देगा तो 3 दूना 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आने वाला है, पहला चीज। दूसरे में देखिए इसमें भी 0 इस पॉइंट को हटा देगा, 2 1 कम 2, यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। 9 1 कम 9, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया। देखिए ये 6 है और माइनस में 11 है, 6 में से 1 जाएगा, यानी कि अंतिम डिजिट जो आने वाला है ना वो 5 आने वाला है। यानी यहाँ कुछ भी मान लीजिए, एक मान लीजिए, 2 मान लीजिए, जो भी, हमको तो अंतिम वाले डिजिट से घटाना है सिर्फ। तो ये वाला 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 5 आएगा। और 5 वाला अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमने पहले यही चेक किया था कि इनके जो हमारे पास यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग हैं, तो हम यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। नहीं होगा तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाते हैं और ऑप्शन से चेक करते हैं। तो अब गुणा कर भी सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन छोटा है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इससे पहले वाला भी जो औसत वाला था वो छोटा था, मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये नंबर थोड़ा और बड़ा दे देगा ना। जैसे बहुत सारे एसएससी क्वेश्चन में देखेंगे, रेलवे क्वेश्चन में आजकल देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं यानी डेटा के साथ, तो वहां पे यूनिट डिजिट लगाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप एक क्वेश्चन में दूसरे से 10 सेकंड भी आप बचा लिए तो आप एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है कि आप 1000 लोगों से आगे चल रहे हो। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो हर जगह आपको अपना समय बचाना है। एक ज्यादा क्वेश्चन करने का मतलब सिलेक्शन एक तरफ या तो होगा या तो नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक आदमी ने 80,000 रुपए का एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। एक पे 10% का लाभ, गाड़ी पे 5% की हानि, पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। ये बेसिक एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। अगर एक तीनों डेटा दे देना तो देखिए घोड़ा जो है वो 10% के लाभ पर है, गाड़ी है 5% की हानि पे, पूरा 1% का वो है। हम क्या करते हैं, इनको इनको घटाते हैं तो ये 9 आ गया, इनको इनको घटाएंगे तो पहले से माइनस है तो जुड़ जाएगा। 5 है कितना हो जाएगा? 6। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो दोनों मिला के 5 है। 5 बराबर अगर 80,000 दिया हुआ है, ये 16 गुना पे है। पूछा किसके बारे में? घोड़े की कीमत। घोड़ा किस तरफ था? घोड़ा पहले था ना ये वाला, तो ये भी 16 गुना पे, 16 दूना 32,000 हो जाएगा। अगर इसका बोलता तो 16 3 48 हो जाता। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए है और 30 रुपए किलोग्राम है, दोनों चीनियों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण? देखिए ये भी एलिगेशन वाला कॉमन सा क्वेश्चन है। एक 40 वाला है, एक 30 वाला है, और दोनों मिला के 32 बनाना है। बेसिक एलिगेशन लगा लीजिए। यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, थोड़ा काट देंगे, 1 4 के अनुपात में। बेचने पे कोई लाभ या हानि? 1 सेकेंड, ठीक है, मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपए में बेचने में कोई लाभ हानि का मतलब सीपी चाहिए था, तो वो ठीक है, यही आंसर होगा 1 4 वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम एक समान अंक, यानी सभी का नंबर सेम है। और इन प्रश्न पत्रों में उसके द्वारा प्राप्तांक जो है इतना इस अनुपात में कुल मिलाकर 60% अंक मिले हैं, यानी कि ये सभी ये नंबर का अनुपात दिया है, प्राप्तांक कितना नंबर पाए हैं और कुल मिलाकर उसको 60% मिला है, अंक प्राप्त किए। कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंक 60% से कम प्राप्त किए, मतलब कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें 60% से कम पाए होंगे, किसी में 60 से ज्यादा। देखिए जो नंबर पाया वो कितना पाया, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है। अगर मैं सभी को जोड़ दूं, इन सभी को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इधर से, 5 6 7 8 9 10। पहले तो क्वेश्चन समझिए, इन सबको जोड़ देंगे 19 19 8 हमारे पास 27 और 7 34 40 45, टोटल 45 नंबर पाया इसने, टोटल 45। और जो टोटल 45 ना जिसमें भी पाया होगा ये 60% के बराबर है। ये कितने के बराबर है, 60% के बराबर है, यानी कि औसत जो मार्क्स पाया इसने 60% पाया है। कितने सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में, तो 6 में से भाग दे देते हैं एक बार, 6 सत्ते 42। और अगर मैं औसत निकालूं, इस पूरे का औसत निकालूं कि देखिए 6 सब्जेक्ट में अगर 45 नंबर पाया, कितने नंबर का था नहीं पता, लेकिन औसत अगर मैं बात करूं तो 6 सते हमारे पास 42 हो जाएगा, 6 पचे 30, मतलब 7.5 नंबर का औसत है सभी विषयों में। वो 7.5 7.5 7.5 पाया है, औसत है। और ये जो 7.5 है ना, ये 60% के बराबर है। कैसे पता, क्वेश्चन में ही बोला कि टोटल 60% ही पाया सभी का मिला के, यानी जो औसत नंबर है वो 60% के बराबर है। यानी कि जो भी इसमें मार्क्स होंगे जो 7.5 से ज्यादा होंगे उसमें 60% से ज्यादा होगा, जिसमें 7.5 से कम होगा, जैसे देखिए ये वाला 60 से ज्यादा है, 60 ज्यादा, ये 7.5 से ये दोनों कम है, ये कम है, ये कम है, मतलब 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये 60% से कम नंबर पाया है। बहुत ही कॉमन बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए हमने क्या किया, सभी नंबरों को जोड़ दिया 45, 6 से क्यों भाग दिया, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नंबर निकालते हैं तो 7.5 है। ये एक सब्जेक्ट का नहीं कि सबका तो अलग अलग है, लेकिन हमने औसत नंबर जो निकाला 7.5, और औसत कितना था, 60% था। यानी कोई नंबर विद्यार्थी अगर 7.5 से ज्यादा पाया तो यानी 60% से ज्यादा अंक होगा, कम पाया होगा तो कम वाले ये 3 थे और ये 3 ज्यादा थे। यही पूछा गया था आपसे। एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 समय के लिए 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी के पूरे समय के लिए निवेश करता है और इतने रुपए का, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। तो जो पार्टनरशिप होता है ना उसमें टाइम इनटू में कैपिटल, यही हमारा प्रॉफिट को बताता है। तो हम ए के बारे में अगर मैं बोलूं तो ए जो था 1/6 समय के लिए 1/6 भाग निवेश करता है। बी जो था 1/4 समय के लिए, कुल समय नहीं, कुल समय के लिए, बी ने क्या बोला है, कुल समय के लिए। यही तो बोला गया ना, 1/6 अब 1/4 पूंजी, ये 1/4 पूंजी लगाता, कुल समय का मतलब होता है एक, ध्यान समझेगा, कुल समय का मतलब एक मान लिए, और एक को हमने माना तभी तो 1/6 किया। और सी ने क्या बोला था, सी बोला गया क्वेश्चन में कि सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, ये भी एक समय के लिए गुणा किया है, एक से गुणा करेंगे, इसका पूंजी कितना है 1/6 और 1/4 तो इन्वेस्ट हो चुका है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 4 10 बटा में 24, या फिर इसको 5 बटा में 12 बोल सकते हैं कि इस 12 में से 5 हिस्सा तो इन दोनों ने वो कर लिया, तो बचा कितना, तो ये 7/12 हिस्सा बचेगा जो सी ने लगाया है पूरे समय के लिए। अब इनका अनुपात आपको बनाना है। आप इनमें 36 से गुणा कर लीजिए, सबसे इजी नंबर हमको यही दिख रहा है। 36 से गुणा करेंगे, देखिए तो ये वाला कट जाएगा 1, ये 4 9 36, ये 9 आ जाएगा, ये 12 3 36 और 7 गुणे 3 21, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। देखिए 1 9 10 और 31, 31 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 194 और 0, ये जितना गुना पे होगा, यानी ये जो नंबर आने वाला है ना बी के हिस्सा, ये 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 से कटने वाला एक ही नंबर है, तो यही वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हाँ, यहाँ पे वैसे तो हमको आंसर रुपए में बी का हिस्सा कितना होगा, 194, 0 दिया है तो फिर तो ये तो कटेगा कहाँ से, 4 गुना हो 9 चौके 36, ये डेटा कहीं गड़बड़ तो नहीं दिया है हमारे पास, या तो फिर हमने सही तो किया ना। 1/6 1/6 एक समय के लिए, 1/4 पूंजी कुल समय के लिए, एक हो गया, बचा हमारे पास कितना 6 4 10 और 24, 5/12 यानी कि 7/12 है। तो 36 कट जाएगा, 4 से 9 कट जाएगा, 12 से 3 गुणे 21 हो जाएगा, तो 21 और 9 30 31, ये भी ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास लास्ट 0 हो जाएगा। और 2 से अगर मैं देखूं तो 2 एक कम 2, 2 3 6, क्योंकि अगर 20 गुना पे होगा तभी ये बन सकता है, और कोई नंबर में तो 9 के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बन नहीं रहा है। अगर इसके हिसाब से अगर मैं डेटा देखूँ तो यहाँ क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि यहाँ पे हमारे पास अगर 0 कर दें तो 620 अगर रहता टोटल, तो उसमें इसकी वैल्यू 180 बन जाती,
और लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास दिया है ना 1940 दिया, तो कोई कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 620 रहता तो 180 आ रहा है, बाकी मैं ऑप्शन से हिसाब से देखूँ तो 9 से कटने वाला ये नंबर है, लेकिन ये डेटा जो दिया है 1940। अब ये एक्चुअल देखिए, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल डेटा में एक्चुअल में क्या था। आप सभी लोग बता सकते हैं तो बताएंगे बिल्कुल। हाँ, मैं उसके बाद चेक कर लेंगे कहीं हमने रेशियो तो गड़बड़ नहीं बना दिया। हम अगर कोई वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे ही मान सकते हैं। देखिए, अगर किसी एक तरीका और ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए गड़बड़। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने थे, 36 रुपये थे टोटल, और समय था 12 महीने। तो हम एक अगर निकालेंगे, अगर मैं इसके तरीके से निकालूँ, एक वैल्यू मान लेता हूँ कि 36 रुपये थे हमारे पास, तो 1/6 यानी कि 6 से भाग देंगे तो 6 रुपये, और समय 1/6 के लिए तो ये भी 6 हो गया, ठीक है। बी का अगर देखें यहाँ पे, तो बी वाले में कितना था कुल समय के लिए, यानी कि इसका समय 12 था और इसने 1/4 लगाया, 4×9 = 36 यानी 9 हिस्सा लगाया था। सी के लिए अगर मैं देखूं तो इसने क्या किया था, शेष हिस्सा, तो ये 9 और 6 15 हटा दिया, तो बचा कितना इसका, 9 6 15, 15 घटा लेंगे तो 21 हिस्सा बचा है। और कुल समय का मतलब हमारे पास सी पूरे समय के लिए निवेश किया, ये भी 12 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 12, और यहाँ से अगर काट दें तो ये 6 तो कट जाएगा, 1 2 यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे 21। तो ये रेशियो हमारे पास क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा अलग, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 7 3 10 1 11, 11 की वैल्यू हमारे पास 194 अगर दिया है, तो 11 से 1 बार यहाँ बचा हमारे पास, और 8 84 ये भी नहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं फिर से गलत कर दिया क्या मैंने। तो ये 36 था हमारे पास, और 12 था हमारे पास, 1/पूंजी 1/6 भाग निवेश करता है कुल समय के 1/6 में। अच्छा, यहाँ 2 ही तो रहेगा ना, समय तो हमने देखा ही नहीं, 2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए गलत आ रहा था। तो ये 1 आ गया, 9 आ गया, 21 आ गया। मेरे हिसाब से तो देखिए सही रेशियो था, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आगे चलते हैं, बाकी हम चेक कर लेंगे बाद में। एग्जैक्ट क्वेश्चन थे 50 और 40 की क्रमिक छूट से कितनी एकल छूट बराबर होगी। तो 50 और 40 कितना होगा, 90, और 5 चौक के 20 घटा लेंगे तो 70% आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नॉर्मली लगा सकते हैं, 50 + 40। अब इसको लिख के लगा लीजिए, माइनस में 50 × 40/100। वैसे आपके माइंड में लगना चाहिए ये सब क्वेश्चन, तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर 10% कहीं आ जाता है तो डिजिटल सम इसका 1 हो जाता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12,000 रुपये पे 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो पहला चीज तो ये समझने कि 9 महीने का मतलब है कि 3-3 महीने में ब्याज मिलेगा, तो 3 बार ब्याज मिलेगा, मतलब 3 साल बोल सकते हैं उसको। 20% जो है ना वो 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने में अगर 20% मिल रहा है तो 3 महीने में कितना मिलेगा, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, तो बोलेंगे 5% मिलेगा। यानी 3 बार 5%, मतलब 5% की दर पे 3 साल का आपको निकालना है सीआई। तो इसमें निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। 5% के हिसाब से हमारे पास 1261 होता है वैसे तो, कि मतलब 8,000 यूनिट की वैल्यू। मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ कि 8,000 बराबर क्वेश्चन में 12,000 दिया, ये मेरे लिए है। अभी आप लोग मत सोचिए, 1261 की वैल्यू हमको निकालनी है। ये इसका 1.5 गुना है, तो इसमें भी हमको सिर्फ 1.5 गुना करना है। इसका हम डिजिटल सम लगा लेंगे, लास्ट में हमारे पास 0.5 आएगा, ये तो दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो यानी यही वाला आंसर होगा। ये तो ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन आप कैसे लगाएंगे वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले चीज़ तो ये महीने और रेट को आपको बदलना पड़ेगा त्रैमासिक में। फिर बेसिक तरीका ये बोलता है कि 20% है, तो मतलब 20 से क्या होगा, 5% है, तो इसको हम लिखते हैं 1/20। तो 20 से 21 लिखेंगे, 20 से 21 लिखेंगे, और 20 से 21 लिखेंगे 3 साल के लिए। तो ये 8,000 था, तो ये 9261 जो मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसकी वैल्यू देखिए 1261 आएगी। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 12,000 दिया है, तो ये इसका 3/2 गुना या 1.5 गुना पे है, तो इसमें भी 1.5 गुना कर लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया यूनिट डिजिट। या फिर आप डिजिटल सम का सहारा ले सकते थे, ये मैंने वो डायरेक्ट लिखा था। ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने बार पूछा आपके एग्जाम में, तो आइडिया लगना चाहिए। एक और तरीका समझेंगे, 5% का जो 3 साल का सक्सेसिव होता है ना, इसका तरीका भी आपको बताया गया था कि इस लास्ट वाले का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, यानी 25। दूसरे वाले का स्क्वायर करके 3 से गुणा करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 75, जो एक यहाँ बचा था ये हमारे पास 76 हो जाएगा। और लास्ट वाले में 3 का गुणा करते हैं, यानी 15। तो इतना परसेंट भी आप निकाल सकते थे। इतना परसेंट किसका निकालना है, 12,000 का। और यहाँ निकालना नहीं है, इसका डिजिटल सम यूनिट डिजिट निकालना है। 2 जीरो से परसेंटेज, 1 जीरो से 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। 12 25 60, 12 दूना 24, और 30, 12 छंग 72, और हमारे पास 75, और 12 सत्ते 84, 91, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट से देख लेंगे आप, लास्ट में 1.5 इसी वाले में आ रहा है, या पूरा भी गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी जाते हैं तो भी आंसर आ सकता था। बाकी अब और क्या लगाना चाहेंगे,
सक्सेसिव लगा ही लिए, रेशियो लगा लिए। अगर किसी को थोड़ा और डायरेक्ट लगाना, देखिए अभी मैं ज़्यादा घुमाऊंगा तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग। 3x² प्लस 3x+1 होता है 3 साल का CI, और प्रिंसिपल जो होता है वो x³ है। यानी यहाँ से हमने देखा कि 20 है तो ये वाला तो 8,000 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे देखिए 20, तो 20 का स्क्वायर 4 आते हैं 12, 60, 61, 12 से 61, यही अनुपात है। इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों में से कोई एक। ये मेंटली भी हो सकता है, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो। बाकी आप पूरा भी लगा सकते हैं। एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है बी ए की तुलना में 40% अधिक। ये इजी क्वेश्चन है। जैसे बी है, ए की तुलना में 40% अधिक है। 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5। तो ये 5 रहा होगा, 2 अधिक ये 7 होगा। ये इफिशियंसी है, तो टाइम इसका उल्टा होता है, 5 और 7। 7 की वैल्यू 63 दिया है तो 5 की वैल्यू 45 हो जाएगी। ये 9 गुना पे, तो ये भी 9 गुना। ये इजी लेवल वाले में। एक ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है ना, तो अपने लंबाई के बराबर ही चलती है। और तो ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो हमको दिख गया कि जो डिस्टेंस निकलता है 792 इंटू में 7, इसको थोड़ा मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है। लेकिन आप एक कॉमन सेंस सोचेंगे, देखिए 7 और 2 9, यानी बीच में 9 आ रहा है, यानी ये 11 से कटने वाला नंबर होगा। तो 11 से कटने वाला नंबर अगर हमारे पास एक ही है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट आ गया। नहीं तो आप और भी तरीके से हो सकते थे। देखिए 18 5 का रेशियो होता है। 18 की वैल्यू हमारे पास दिया है 792 दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए 18 चौक 72, 18 चौक 72, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, यानी ये 22 आ गया। यानी बस 22 गुणे 7 करना था, यही आंसर आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, पहले तो इसको चेक करिए। देखिए विक्रय मूल्य का, यानी कि हम ऐसे लिख लेते हैं सीपी का, पहले सीपी की तरह 8%, सीपी का 8% बराबर सेलिंग प्राइस का 7% है। तो क्या सीपीएसपी का यहाँ से अनुपात निकल सकता है? तो बोलेंगे हाँ, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, यानी 7-8 का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? 7-8 का अनुपात होगा। इक्वेशन नहीं बनाना है पूरे क्वेश्चन में। 7-8 में देखिए ये क्या अनुपात है, तो हम बोलेंगे हाँ ये कट जाएगा। 5 7 35, 5 8 40, ये 7-8 का, ये भी 7-8 का दिख रहा है। ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। ये दोनों 7-8 वाला के अनुपात में है नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। फिर हमको क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, क्या बोला? विक्रय मूल्य का 9%। तो विक्रय मूल्य इधर वाला, जैसे एक 700 है, हम इजी नंबर से शुरू करते हैं। पहले इजी नंबर का मतलब देखिए ये इजी है, इसलिए मैं यहां शुरू कर रहा हूं। देखिए विक्रय मूल्य का 9%, इसका 9% कितना होगा? तो बोलेंगे 9%, 9 8 72 हो जाएगा। इसका कितना बोला था? 10%, इसका 10% कितना होगा? तो 10% एक अंकों पे 0 लग जाएगा, 70। ये इससे कितना अधिक है? तो बोलेंगे 2 अधिक, और यही क्वेश्चन में दिया था कि 2 रुपए अधिक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी आप चेक दोनों को भी करना है आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास पहले इसको चेक किया तो ये वाला गलत, तो ये वाला सही, मतलब कोई दोनों में से एक चेक करेंगे तो एक जो गलत आएगा तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, और पहला ही सही आ गया तो वही सही होगा। तो इसमें इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में। हमेशा इसी तरीके से लगाना है। 3 कारों के गति का अनुपात जो है 3:4:6 दिया हुआ है। इन कारों में समान दूरी में लगने वाले समय का अनुपात, जब डिस्टेंस हमारा क्या होता है? सेम होता है, तो उस केस में टाइम का अनुपात उसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब बस 1/3, 1/4, 1/6, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप किसी नंबर से बढ़ा, जैसे 12 से कर लेंगे तो ये 4, ये 3, ये 2। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये जानना चाहिए आपको, बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। और ये इसके बाद पहले ये यूपी पुलिस में पूछा गया, इसके अलावा 2025 वाले रेलवे में बहुत कई बार पूछा गया। ठीक है, मतलब कई तरीके से पूछे गए थे। तो कभी भी अगर एससीएफ आपको निकालना हो तो इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक कॉमन सेंस का तरीका कि एससीएफ जो होता है, जैसे 3-4 नंबर दिए हो तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है या तो वही एससीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा जो सबसे बड़ा हो सकता है। तो सबसे छोटे नंबर की पहले तलाश करनी है आपको, या तो वो होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जैसे इनको हम लिखे ऐसे नॉर्मल 7.35 और 1.05, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटा है इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर इस 2-2 डिजिट में है तो इसको 2 डिजिट करके देखिए, आप देखेंगे कि ये 0.70 है, यानी कि ये 70 है, और 2 अंकों पे ये 35 है। तो इसमें हमको 35 वाला छोटा होगा, 70 बड़ा होगा, और ये वाला तो है ही वैसे बड़ा, पॉइंट से ऊपर है। तो इसका मतलब कि या तो यही एससीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। इसका फैक्टर का मतलब, इसका फैक्टर तो या तो यही होगा। तो पहले तो इससे बड़े वाले को ऑप्शन को हटा देना है एग्जाम में, कि इससे बड़ा कौन सा? तो इससे बड़ा तो देखिए यही दिख रहा है, तो ये हट गया। ये हो सकता है, ये भी बड़ा है, ये भी हो गया, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है क्योंकि ये छोटा है, इसी का फैक्टर में हमारे पास है। लेकिन अब कंडीशन दोनों में पहचानेंगे कौन सा? अगर हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है, अगर वो सबको काट देता है,
तब तो वही एचसीएफ होगा। अगर वो नहीं काट पा रहा तब उसके छोटे फैक्टर को ढूंढते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि इस 35 से 70 भी कट जाएगा, खुद को काट ही रहा है ये और इसको भी काट रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये खुद ही हो जाएगा। ये हो सकता है, उसका कॉमन हो सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए। तो हम बड़े से बड़े नंबर देखेंगे, अगर ये नहीं होगा देन हम इसके छोटे फैक्टर की तलाश करेंगे ये कौन सा हो सकता है। दूसरा तरीका है इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए और समान देखिए, सबसे मैक्सिमम जीरो कहां पे है वो आपको देखना है। जैसे मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से अंकों में, 2 अंकों पे है ना, तो देखिए इसके नीचे भी 105 बटे में 100 करना है, इसको भी आप 35 बटे में 100 करेंगे, या नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ध्यान यही रखना आपको। 1000 बनाइए तो सब में एक ही 1000 बनाइए, इसको अगर 2 जीरो बनाएंगे तो ये 70 बटे में 100 होगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ बड़े आसानी से निकल जाएगा, किसी का डिफरेंस निकाल लीजिए, 35 ही रख लीजिए। 35 सबसे बड़ा कॉमन है, जो इसमें है इसमें है, और नीचे में हमारे पास क्या है, इनका जो एलसीएम होगा वो 100 होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.35 होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सेम बेस बना के। सेम बेस मतलब ऐसे केस में अगर किसी एक नंबर ऐसा आ गया जिसमें 3 अंकों पे दशमलव है तो उसके नीचे तो 1000 लाना पड़ेगा, और 1000 लाएंगे तो सबके नीचे 1000 बनाना होगा, और भले इसके आगे आपको एक जीरो बढ़ाना हो ऊपर में, लेकिन सबको सेम बेस करके ही ऊपर में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना, जो भी पूछा जाए आपको। तो इससे भी निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य को 40% अधिक अंकित करता है, 40% अधिक अंकित करने का मतलब होता है कि 5 वाला सामान को हमने 2 रुपए बढ़ा के 7 रुपए लिख दिया, ये 2 रुपए बढ़ा दिया, फिर बोला अंकित मूल्य में X% की छूट दिया। X% की छूट को हम मान लेते हैं कि 1 रुपए का सामान था, हमने 20 रुपए में बेच दिया। फिर क्या हुआ क्वेश्चन में कि 12% का लाभ होता है, इस सबके करने के बाद कितने का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ मतलब ये वाला देखिए 3/25 है, यानी कि 25 वाला सामान वो 28 में बेच रहा है, 25 वाला सामान 28 में बेच रहा है। तो यहां से ये 7 से कट जाएगा 4 बार में, यहां ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, जो बचता वही इसकी वैल्यू है। मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है ए बी का जो मान है वो 5 से 4 है, 5 से 4 का मतलब 1/5, यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया, और यही वो X% है। X% की वैल्यू 20% है। अभी अगर एक्स की वैल्यू पूछता तो आंसर 20% आ गया होता कि डिस्काउंट कितना दिया था, लेकिन इसमें पूछा नहीं। बोला अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 2400 है और उसको X% के लाभ पे बेचा जाए। X% कहां से पता चला, यहां से कि 20% के लाभ पे बेचेंगे, 120% बना देंगे इसको, ये परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, बाकी गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 28, ये आंसर हो जाएगा। 2400 से बड़ा होगा मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी आप 20% कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि इसका 20% कितना 10% 240 है, 240 मिलकर 480, बस इसमें जोड़ देना तो भी निकल सकता है। या इसका हम चाहें तो 2400 का क्या कर सकते हैं, 6/5 निकाल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं 5 से 6 हो गया, तो 5 की वैल्यू अगर 2400 है तो 6 की वैल्यू 28 समथिंग आ जाएगी, 2880 आ जाएगी। किसी भी तरीके से लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन करना इसी तरीके से। अब इसको भी आप कई तरीके से लगा सकते हैं, इसको उससे भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव वाले से। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे मेथड बता सकता हूं मैं एक ही क्वेश्चन को लगाने के। कि पहले क्या हुआ, 40% बढ़ा दिया गया +40, फिर घटा दिया गया X%, फिर 40 गुणे में X बटे में 100 बराबर हमको लाभ हुआ तो भी 12%। मतलब ये सक्सेसिव जो हमने लगाया X+Y XY/100, तो पहला बढ़ाया था दूसरा घटाया था, तो इसको इधर तो ले जाते हैं पहले, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। और देखिए ये भी माइनस, ये घटाया गया है, ये घटाया गया, तो इसको माइनस में रखिए, तो ये -X हो जाएगा। अब ये कट जाएगा इससे, और ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 5 और 2 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, -7X बटे में 5, और इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा माइनस में। तो माइनस से माइनस तो काट दीजिए, 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, X की वैल्यू 20% आ जाएगी। तो यहां से भी 20% निकाल सकते हैं। और तरीका चाहिए तो डायरेक्ट निकालने के लिए, देखिए अभी हो सकता है उस लेवल तक आप पढ़े ना हो, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट अगर चाहिए तो हमको एक जगह क्वेश्चन में क्या बोला था कि 40% अधिक किया गया, उसके बाद भी 12% का लाभ होता है। 40% अधिक करने के बाद भी 12 का लाभ होता है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पहले बढ़ाया कितना था, तो 12 का लाभ होता है, यानी 112, और 40 अधिक का मतलब 140। इनका भी अनुपात निकाल के निकाल सकते हैं कि आप कितने का लाभ हो रहा है, कितना का। देखिए तो यहाँ से हम बोलेंगे कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ से बढ़ गया 28 बढ़ गया। ये 28 जो है इस 140 का कितना होगा, तो आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे 1/5 है। तो सीधा देखिए ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे ना जब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ेगा। अभी उतना ज़्यादा सोचना भी नहीं, कॉमन तरीके से ही लगाइए अभी। और वो उसको हम लोग लगाते हैं स्पेशली जब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। अभी जरूरत है नहीं, वैसे कन्फ्यूजन वाला सिस्टम में नहीं जाना आपको। ठहराव छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे ठहराव के साथ बस की गति 55 है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है, आपके रेलवे एग्जाम में मिलता है, आपके यूपीएसआई में मिला, और इससे पहले वाले मतलब इस बार तो नहीं आया था। तो अब इसमें क्या है, अब इस बार भी चेक कर लेंगे। मैंने पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं देखे अभी तक, अगर आया होगा तो देखेंगे हम। कितने का गैप है पहले वो देखते हैं।
जब बिना गति छोड़े तो 66 का स्पीड है और स्टॉपेज के साथ 55 है, तो 66 के हिसाब से बस देख लीजिए ये कितना है, तो 1/6 घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से कर लीजिए, मतलब 10 मिनट का स्टॉपेज लेता है। ये सबसे ईजी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए वैसे तो। नेक्स्ट देखिए, 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पे 140 छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 को मिल्क शेक है, 80, तो ये बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे चलिए टोटल हमारे पास 200 छात्र थे, कितने थे, 200 थे टोटल, ये पूरा ग्राफ 200 का है। इसमें जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वाले जो है 140 है, ये कोल्ड ड्रिंक वाला 140, 80 इधर हो गया तो यहाँ पे 60 होगा, 8 6 14 मिलके कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। 120 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। ये कौन से वाले 120 मिल्क शेक वाले हैं, तो देखिए ये कितने हो गए, 60, 8 6 14 और 180, 180 ये हो गए, तो बचा हुआ बाहर में 20 होगा, यानी 20 लोग ऐसे हैं जो ना तो कॉफी भी पसंद करते हैं ना मिल्क शेक पसंद करते हैं। लेकिन पूछा क्या, वो देखिए क्वेश्चन ने बोला कितने छात्रों ने कम से कम एक पेय पसंद करते हैं। कम से कम एक का मतलब जो नहीं करते हैं उनको हटा देंगे, तो जो भी बचे वो कुछ तो पीते हैं, कम से कम एक पी सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भी उनका आएगा, मतलब इसमें इसको भी काउंट करना है। ये 2 वाले हैं लेकिन इनको भी काउंट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, कम से कम एक, इसमें ये नहीं बोला कि अधिक से अधिक 2 वाला, तो कम से कम एक अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास क्या होंगे, ये है ये है ये है, कितने होंगे, 180 होंगे, मतलब इसमें सीधा सीधा घटा लीजिए, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। बाकी कुछ डीआई के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से। कुछ सेल्स होल्स के बारे में जानकारी दी गई है, पूछा क्या बस वो देखना हमको। दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री, A2 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसकी बिक्री दोनों वर्ष का ये है 175, 7 6 13 और 10 मिलके 140 बिक्री है। अच्छा, और दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री, A4 की सॉरी, 9 8 17 और 180 हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा गया, तो ये तो बहुत इजी, वैसे इस बार भी इजी पूछा गया था यूपीएसआई वाले में भी, और ये हमेशा से इजी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलो है लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक के सहमत नहीं है, उन्हें लगता है कि 50 किलो से ज्यादा है लेकिन 55 किलो से कम है। उसकी बहन का विचार है कि 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है, और सभी अपने अनुमान सही है, मतलब सभी का कहना सही है। तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भार का औसत ज्ञात करें। तो कार्तिक का देखिए, सबसे पहले तो हम सबसे बीच वाला नंबर को करते हैं, 55 किलो से ज्यादा है, यानी कि 55 से तो ज्यादा होगा और 62 से कम होगा, ये कार्तिक का कहना, ये भी सही है। लेकिन इनकी बहन बोली 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि इसके ऊपर वाले 58 के ऊपर वाले जो हो गए, 58 के बाद जो 59 आएगा, 60 आएगा, ये सब तो गलत हो गए, मतलब 58 और 55 के बीच में होगा। इनके जो फादर ने बोला था 50 और 60 के बीच में, तो इसको कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमको पहले ही फिक्स हो गया कि 55 और 58 के बीच में आएगा, क्योंकि इसका भी कथन सही है कि 55 से ज्यादा होगा, उसका 58 से कम है, तो मतलब 3 ही वेट तो बचे हमारे पास। इसके बीच में हमारे पास क्या बचा, तो बोलेंगे 56 बचा, 57 बचा, और कितना दिया था, 58 ना, तो 55 किलो से ज्यादा है, तो 56 57 यही तो बचे हमारे पास, और तो कुछ बचेगा, 50 किलो से ज्यादा, 55 किलो से ज्यादा, लेकिन ठीक है, और 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 58 भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए यही 3 बचे हमारे पास, 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 58 भी हो सकता, तो इनका औसत निकालना था। ये क्रमागत संख्या है तो ये बीच वाला आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है कि अगर 3 संख्या है तो बीच वाला होगा, 4 रहते तो शुरू वाले अंत वाले को जोड़ के आधा कर लेते, इनको भी जोड़ के आधा कर लेंगे तो भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से औसत निकाल लीजिए, 57 आंसर हो जाएगा। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं इस प्रकार की, ए में तत्वों की संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है, ए और बी दोनों में, तो ये तो नॉर्मल फार्मूले से लगा दीजिए ऐसे 20 प्लस, बाकी आप वेन डायग्राम भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, तो 28 क्या होगा आपका आंसर होगा, ये इजी वाला है। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 पुरुष 5 दिनों में किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12 पुरुष अगर 5 दिनों में करेंगे कितना काम करेंगे, 12 से 4 बार कट जाएगा, तो 5/56 हो जाएगा। तो अगर देखें तो 5 से लगभग 11, 1/11 दशमलव समथिंग आएगा, और 1/11 की जो वैल्यू होती है ना, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, मतलब इससे कम आएगा क्योंकि ये बड़ा होगा इससे थोड़ा सा, इससे कम में हमारे पास 9. ये गलत, ये गलत, और ये ज्यादा छोटा है तो ये नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। बाकी आप भाग भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, भाग देके भी निकाल सकते हैं। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे, उनकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं, तो पार्टी में कितने लोग थे, तो कॉमन है। देखिए पहला सीरीज क्या होगा, आदमी और उसकी वाइफ 2 लोग ये हो गए, उसके 4 बेटे 4 वाइफ हैं, यानी 4 4 8 8 8 2 10 हो गए, 3 3 बच्चे सबके पास है, 4 3 12, यानी कि 10 और 12 22 लोग हो जाएंगे, ठीक है।
ये तो काउंट करने वाला बेसिक क्वेश्चन है। एक स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने एक टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो टूर्नामेंट से बाहर जाता है। तो विजेता को निर्धारण करने के लिए आवश्यक में देखिए 25 लोग खेल रहे हैं और एक लोग, देखिए इसमें क्या होगा, एक हारेगा तो एक बाहर निकलेगा, यानी 25 लोग खेल रहे हैं, मतलब 24 बार जो मैच होगा ना, उसके बाद जो बचेगा एक बचेगा, यानी कि इसमें एक कम कर लीजिए। 24 मैच जो होंगे वो हमारे पास क्या होगा, न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 24, क्योंकि जो लास्ट 24वां मैच होगा उसमें एक जीतेगा तो एक ही बचेगा 25वां व्यक्ति जो होगा, तो एक कम कर देना। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। क्रॉस सेक्शन के आधार पे एक कोन की उसकी स्लांट हाइट के समानांतर एक कोन प्लेन को काटा जाता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में स्पेशली यूपी पुलिस में ही पूछा गया था, उसके बाद देखने को नहीं मिला मेंसुरेशन में। ये क्रॉस सेक्शन वाले क्वेश्चन है, हो सकता है उस समय गलती से आ गया हो लेकिन इस बार ना आए आपके एग्जाम में। ये क्रॉस सेक्शन का एक क्वेश्चन है। कोन को कटिंग करने के कई तरीके होते हैं। एक बोला गया आधार के समानांतर काटेंगे तो ये ऐसे काट देंगे तो ये एक सर्कल बनेगा, एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। एक होता है कि हम ऐसे काट दें, मतलब हम इसके समानांतर काट दें। इसके समानांतर मतलब जैसे ये वाली रेखा है, इसी के समानांतर हमने काट दिया, जैसे इसके समानांतर छोटा सा यहीं से काट लिया ऐसे, मतलब इसी के समानांतर ऐसे हो सकता था, इस तरीके से काट दें तो ये हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, अरे हमारे पास इलिप्स होता है। अगर एक हम इसके समानांतर काट दें इस तरीके से, इसके समानांतर, तो ये नीचे तक आएगा ना, ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। और थोड़ा सा और इधर काट दें तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर के इधर, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि अब इस तरीके से देखिए हमारे पास अगर ये इसके समानांतर होगा तो ये वाला होगा। ये इसके पैरेलल काटने की बात हो रही है। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये वाली स्लैंट हाइट है, यहां से समझिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्लैंट हाइट है जो बोला गया क्वेश्चन में, और इसी के स्लैंट हाइट के अगर हम पैरेलल काटें ऐसे, देखिए इस स्लैंट हाइट का, देखिए ये पैरेलल हो गया यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये पैरेलल अगर हम काटें और ये वाला जो हिस्सा बन के आया हमारे पास पीला वाला इस तरीके से, ये हमारे पास पैराबोला बनता है। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला बनता है। तो जो भी इसके समानांतर कटेगा वो हमेशा पैराबोला में आएगा। और देखिए ये समानांतर नहीं है और ये भी समानांतर नहीं है, अगर इनको काटेंगे तो ये हाइपरबोला है। ये वाला इसके समानांतर, देखिए बेस के समानांतर जो बनता है वो सर्कल बनता है, और बाकी ये वाला इलिप्स है, ये वाला हाइपरबोला। इसको ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन बने तो कर सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है। शिक्षक और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह और सम्मेलन में भाग ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक, यानी 15 छात्र हैं तो हमारे पास एक शिक्षक है। 15 छात्र और एक शिक्षक दोनों मिला के 16 होगा। 16 बराबर 128 है, ये इससे 8 यानी 80 गुना में शिक्षक 80 होंगे। बचे हुए 80 का गुणा कर लेंगे, 15 8 120। 1200 छात्र हैं, 80 शिक्षक हैं। क्या पूछा गया, शिक्षक की संख्या। तो ये भी इजी था क्वेश्चन, अनुपात दिया था। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है और प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी 1 अंक हासिल या खो सकता है। ठीक है, 5 राउंड के बाद एलिस 130, बॉब ने 90, चार्ली ने 120, डेविड ने 110 अंक है। और यदि डेविड पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किया, देखिए सबके पास 100 अंक है पहले से, और डेविड ने क्या बोला, 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किया, यानी पहले मैच में 10 नंबर पाया, दूसरे मैच में 10 पाया, तीसरे में 10 पा गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या हुआ कि और अंतिम 2 राउंड कितने अंक गंवाए उसने। ठीक है, अंतिम 2 राउंड, क्योंकि एलिस को एक्चुअल में 110 ही नंबर मिले हैं, 110 ही मार्क्स मिले हैं, तो अंतिम 2 राउंड में क्या होगा, -10 रहा होगा, -10 रहा होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और 110 बचेगा, यानी कि अंतिम 2 राउंड में उसने 20 गवाए थे। ठीक है, कॉमन बेस पे क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस थे, 30 क्वेश्चन थे जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सेम डेटा के साथ हमने किया। और इस तरीके से अभी सारे जितने भी आए हैं 24 वाले वो करेंगे, यूपीएसआई वाले जितने आए हुए क्वेश्चन 2021 वाले जो प्रैक्टिस सेट आए उन सभी को आपको इस बैच के अंदर में कराया जाएगा। अभी ये शुरुआत है, 3 4 5 जो पेपर होंगे वो हम लोग दोनों जगह करेंगे यूट्यूब पे, बाकी सारे जो क्लासेस होंगे आपका होगा। बाकी एक्स्ट्रा ट्रिक्स वाली क्लास भी आपके बैच में मिलेगी। अगर आप अपना 100% स्कोर करना चाह रहे हैं तो एक मिनिमम प्राइस में, देखिए बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, ये 100% फिक्स है। सिर्फ आपको जो जिस तरीके से पढ़ाया जाए उसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी आता है, अगर आपको बेसिक एकदम नहीं आता तो फिर आप एक क्लास मत लीजिए क्योंकि आपके लिए हैवी नहीं है। फिर आप कॉमन पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको कुछ आता है, जोड़ना घटाना, आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो आपके लिए बैच हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, और इसमें बीओडी भी मिलेगा, साथ में लाइव क्लासेस भी साथ में आपको मिलेंगी। अभी ये कोड भी चल रहा है, इस कोड को लगा के आप 25% का ऑफ भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। थोड़ी सी बड़ी होगी क्लास, वैसे तो आधे घंटे की क्लास होती है लेकिन आज आप लोगों के लिए आधे घंटे से ज़्यादा ही चली होगी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।